एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 65 प्लस अंक जरूर लाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्नोत्तर में 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है, और जो खंड बा होता है वो 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, उसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ। खंड आ में मेरे प्यारे बच्चों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचना की विधा है। संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आत्मकथा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त। तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न है, अपनी खबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी खबर रचना की विधा है, एकांकी है, संस्मरण है, नाटक है या आत्मकथा है। तो अपनी खबर आत्मकथा है, पांडे वेचन शर्मा उग्र की। पांडे वेचन शर्मा उग्र की। चौथा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर संस्कृत के 4 अध्याय, अजातशत्रु रेती के फूल। अजातशत्रु नहीं है, ठीक है, अजातशत्रु सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अर्धनारीश्वर संस्कृत के 4 अध्याय और रेती के फूल, ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। गुनाहों का देवता के लेखक हैं, तो गुनाहों के देवता के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केशव दास की। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घनानंद किस काल के कवि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों घनानंद रीत काल के कवि हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद युग के कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं और महादेवी वर्मा भी हैं। मैथिली शरण गुप्त नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनहरे शैवाल रचना है। तो सुनहरे शैवाल सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। ठीक है, 10 रचनाएं पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ तक हो गई 10 रचनाएं। इसके बाद 11 से 20 तक आपके एग्जाम में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों शोक होता है। आपके सिलेबस में करुण रस और वीर रस है, 2 हैं, तो या तो पूछ लेगा करुण रस का स्थायी भाव तो शोक हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव पूछ लेगा तो उत्साह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न, यहाँ पर पूछेगा आपसे भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, पर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है। ठीक है, आपको हम बता दें जहाँ पर देखी जाए सा, से, सम, सरिस, समान। ठीक है, जैसे यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। आपके सिलेबस में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार हैं। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं यति। आपके सिलेबस में 2 छंद हैं। ठीक है, रोला और सोरठा, इसको ध्यान रखेंगे। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभ्यास, तो अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, अभि का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंचतंत्र, ठीक है, इसमें समास है
द्विगु समास, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर संख्या वाले शब्दों का प्रयोग हो, जैसे पंचतंत्र हो गया, चौराहा हो गया, त्रिफला हो गया, संख्या आ रही है ना, वहाँ पर द्विगु समास होता है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो युवाम में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, आपका सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इसमें मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वाच्य है? तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर होता है कर्मवाच्य। एग्जाम में पूछता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के। पहला कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त तो वाक्य किस प्रकार का है? तो जब दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बताना है 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको 8 बताना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वनाम है। ठीक है, तुम सर्वनाम है। मोहन, बगीचा और सच्चा, ये तीनों क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बगीचा जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों खंड भाव वर्णात्मक प्रश्न की। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न क्या पूछेगा आपके एग्जाम में? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के 6 अंक। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पता चल गया होगा, पहला चैप्टर है, पढ़े होंगे। ठीक है, पहला चैप्टर मित्रता है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। संदर्भ कैसे लिखना है बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको, ऐसे कॉपी में लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछ रहा है? किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? तो अभी पैराग्राफ में पढ़ा था आपने, ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसके अलावा ऐसे लोगों की संगत करना भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, आपको उत्तर बिल्कुल पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? तो व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या कैसे लिखना है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं और हमें अपने संगत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संगत हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, 2 गद्यांश पूछता है अथवा करके, आपको 1 करना रहता है। तो चलिए अथवा वाला भी देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याण प्रभाव से वंचित ना रह सके। ठीक है, उसके प्रभाव से वंचित ना रह सके। तो ये अजंता चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है। और लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। संदर्भ पूछेगा तो हमने अभी बताया था कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम अजंता और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? तो देखिए आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, तो आपको लिख देना है अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखना है। फिर पूछ रहा है
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करना है आपको? व्याख्या जिसकी रेखा खींची हुई है, ठीक है। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके प्रभाव से वंचित ना रह सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश में लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव हमारे देश पर ही नहीं विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकी। इसके बाद है 22 नंबर, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी क्या है, पद्यांश है, 6 अंक का होता है। पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो चलिए, चरण कमल बंदो हरिराई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, जिसकी कृपा से पंग माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघे माने लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, गरीब आदमी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। ऐसे दयालु भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको पता है, पहला चैप्टर पद, ठीक है, काव्य का पहला चैप्टर है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। आप जो है हाईलाइट कर देंगे लेखक का नाम और पाठ का नाम, कवि का नाम। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या मैंने बता ही दिया है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है आपका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अथवा करके 2 इसमें भी पूछता है, 1 करना रहता है। तो अथवा वाला भी देखते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी उदयगिर माने क्या होता है? उदय, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, मतलब मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर माने श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग माने बाल सूर्य के उदित माने उदित होते ही बिकसे संत सरोज सब। संत माने सज्जन रूपी, सरोज माने कमल, बिकसे माने खिल उठे हैं, ठीक है। और लोचन माने नेत्र रूपी, भृंग माने भौरे, हर्षे माने प्रसन्न हो गए हैं। यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम चंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सज्जन रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इस पैराग्राफ में ध्यान रखना है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य खंड के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। इसके बाद है एक को क्या है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भिरिंग में अलंकार है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है, ध्यान रखना है, ठीक है। रूप रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी बता दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन। कितना? 23 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 5 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का, ठीक है। 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा 5 अंक मिलेंगे। तो ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा और अन्य, बहुआ माने बहुत से, महात्मना माने महात्माओं ने, अत्र आगत माने यहाँ आकर के, शुभयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारण माने फैलाया। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। ना केवलम दर्शने साहित्य धर्म है, केवल दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं, केवल दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्र, अभी माने कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी, विविधा नाम माने विभिन्न, कला नाम माने कलाओं, शिल्पा नाम चा शिल्पाओं, कृत्य माने के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। संदर्भ कैसे लिखना है वो भी सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत के
अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर अथवा वाला भी देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वाराणसी से ही लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल के, तरंगाय माने तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली, गंगा माने गंगा के, कूले माने समीप, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या माने इसके, घट्टाना माने घाटों की, वलयाकृत माने घुमावदार, पंक्ति माने आकृत, धौलाय माने सफ़ेद, चंद्रिकाय माने चांदनी में, बहुरास्ते माने बहुत सुशोभित होती है। अगरतः पर्यटका, असंख्य यात्री, सुदेरेभ्य माने दूर दूर देशभ्यास, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। अस्या माने इसके, घट्टा नाम चा घाटों की, शोभा माने शोभा को, बिलोक की माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु प्रशासन माने बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ आप देख ही सकते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का ये भी होता है सेम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है। सर्वे सन्तु सुखिना यानी सभी सुखी हों, सर्वे माने सभी, भवन्ति माने हों, सुखिना माने सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो, कोई दुख का भागी ना हो। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। मरणम मंगलम यत्र, यानी जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूत चा विभूषण, और जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है। कोपिनम यत्र कोसे, जहाँ की साड़ियाँ रेशमी हैं। सा काशी केर मेते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। आप संदर्भ लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है 26 का नंबर मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित श्लोकों में से, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का होता है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों, अगर 3 आप तैयार कर लेंगे तो गारंटी के साथ आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अगला है, कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का भी है, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो ये तीनों को आप तैयार करेंगे, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर है 27 नंबर, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का, तो आपको श्लोक याद रखना है संस्कृत का। ठीक है, 28 नंबर है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है 29 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक के होते हैं। चंद्रशेखरा सौग्राहम किमोदत, भारतीय संस्कृत कैसा संगम स्थली, वता शीघ्रतम किमस्ति, विश्वासा केन वर्धते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कितने अंक का होता है, 7 अंक का। जलवायु परिवर्तन और मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल का वर्णन, राष्ट्र प्रेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन, राष्ट्र प्रेम, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, वरदान। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल 7 अंक पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।